सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि ऐसी महानतम विभूति जिसके नाम से शायद ही कोई ऐसा हो जो अपरिचित हो, वह है महात्मा गांधी। तो इस भाग में हम महात्मा गांधी के जीवन का परिचय और उनके जीवन के कुछ प्रसंग सुनेंगे। और ये जो प्रसंग है यह है कक्षा 12वीं की जो पीयूष प्रवाह की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत एक पाठ आता है सत्य के प्रयोग। तो महात्मा गांधी ने इस पाठ में अपने कुछ प्रसंग लिखे हैं, तो उस प्रसंगों को पढ़े उसके पूर्व महात्मा गांधी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके साथ साथ उन्होंने जीवन में अनेक बार वो जेल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे और देश को आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे महानतम विभूति का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ तथा इनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो पहला प्रसंग पढ़ेंगे हम सभ्य पोशाक में, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी प्रसंग है। सभ्य पोशाक इसका शीर्षक है। तो क्या हुआ कि देखिए बालकों, गांधी जी बचपन में से ही, प्रारंभ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने आहार नीति की कई पुस्तकें पढ़ रखी थी और वो मानते थे कि अन्न आहार से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, अर्थात शाकाहारी ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने आहार नीति की जो कई पुस्तकें पढ़ी, तो उनमें जैसे कई विचारक है, सोल्ट, हार्वर्ड विलियम्स और डॉक्टर एलिंगसन, इस प्रकार की जो विचारकों की जो पुस्तक थी उनको पढ़ करके उनको काफी प्रेरणा मिली और उन्होंने जीवन में शाकाहारी बनने का निश्चय किया। अब क्या हुआ, उनकी पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए वो ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में जाने के पश्चात वहां उनके जो मित्र थे उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी अगर इस प्रकार मांस नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे और बेवकूफ बने रहेंगे। इसलिए उनको, मित्रों को उनकी चिंता हुई। तो किसी प्रकार एक दिन वह गांधी जी को होटल में ले जाते और वहां पर जाने के पश्चात खाने का ऑर्डर देते हैं। गांधी जी भी उनके साथ है, मित्र भी उनके साथ है। इसी बीच गांधी जी क्या करते हैं, किसी वेटर को वहां पर बुलाते हैं और बुलाते ही जैसे उन्होंने बुलाया, वो मित्र तुरंत समझ गए कि गांधी जी इस वेटर को क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या पूछना चाहते हो कि मांस? तो उनका यहाँ तो मांसाहारी ही मिलेगा, अगर आपको शाकाहारी करना है तो बाहर जाकर ढाबे पे भोजन कर लीजिए। वहां पर गांधी जी को खुशी हुई, तुरंत वहां से उठ करके बाहर चले गए। लेकिन उस समय जब वो पहुंचे वहां पर, उस समय तक ढाबा बंद हो चुका था और इस कारण से गांधी जी को भूखा ही सोना पड़ा। यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी को भूखा क्यों सोना पड़ा। तो मित्रों के साथ जिस होटल में गए थे, उस होटल में मांसाहारी खाना बनने के कारण वह बाहर गए और बाहर जाने के पश्चात जब देरी हो चुकी थी, उस समय तक ढाबा बंद हो चुका था शाकाहारी का, इस कारण से गांधी जी को भूखा ही सोना पड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर गांधी जी ने सोचा कि मेरी वजह से मेरे मित्रों को नीचा देखना पड़ता है, इसलिए मैं अब कुछ ऐसे कार्य करूंगा, ऐसा सभ्य बन के इनको बताऊंगा ताकि हर कदम पर इनको नीचा न देखने पड़े। केवल मांसाहार को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं वह तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वस्त्र पहनते थे, तो वस्त्रों को पहनने के साथ उन्होंने सोचा ये अत्याधुनिक तकनीक से या अत्याधुनिक जो वस्त्र नहीं है, इसलिए उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, बहुत महंगे कपड़े सिलवाए। यहाँ तक कि उसके बाद में चिमनी टोपी भी धारण किया कि इससे थोड़ा सभ्य लगे। चिमनी टोपी के बाद में सोने की चेन, टाई बांधना और बार बार बालों को संवारना, इस प्रकार की कई गतिविधियां वो करते रहे। और बालों का संवारना तक ही सीमित नहीं, यहाँ पर उन्होंने सोचा कि एक सभ्य इंसान को नाचना भी आना चाहिए।
तो नाचने के लिए कुछ शिक्षक को नियुक्त किया, उन्होंने नाचना सिखाया। एक सभ्य व्यक्ति को फ्रेंच भाषा भी आनी चाहिए, विचार किया, तो फ्रेंच भाषा भी उन्होंने सीखी। पियानो बजाना आना चाहिए, तो पियानो बजाना भी उन्होंने सीखा। वायलिन, भाषण देना इत्यादि सब बातें उन्होंने सभ्य बनने के लिए सीखी। लेकिन वो कुल मिलाकर जो बात थी कि वहां गए किस लिए, पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर अचानक एक दिन बेल साहब ने उनसे जो प्रश्न किया, तो एकदम जब बेल साहब ने उनको सावधान किया, तब उनके समझ में आया कि हाँ, वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आया किस लिए था, मेरा काम क्या है। मेरा काम था पढ़ाई करना, और मैं इन किन बातों में उलझ के रह गया हूं। और इस प्रकार उन्होंने सोचकर ये निश्चय किया कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभ्य जो है व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार और शिक्षा से सभ्य होता है, पहनावा और दिखावे से कोई सभ्य नहीं होता है। तब जाकर महात्मा गांधी ने इन सब बातों से प्रेरित होकर के इन सबको छोड़ करके और वापस विद्यार्थी बने। उनको लगा कि मैंने वास्तव में इस कार्य में 3 महीने जो अमूल्य महीने हैं वो खराब कर दिए, तो मुझे अब सभ्य बनना है, और एक विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अध्ययन करना है, और विद्यार्थी के रूप में अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तो ये जो शीर्षक है सभ्य पोशाक में, ये भी हमको काफी कुछ प्रेरणा दे देता है, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, बाह्य दिखावा और वेशभूषा, इस प्रकार के चाल चलन, इनसे कोई महत्व नहीं रखता है। केवल व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, उसकी शिक्षा श्रेष्ठ होनी चाहिए, उसका सम्मान अपने आप ही बढ़ जाएगा, वो अपने आप ही सभ्य कहलाएगा। ऐसे आता है दूसरा पॉइंट आता है इसका, बलवान से भिड़ंत। जैसा कि शीर्षक है बलवान से भिड़ंत, तो बलवान से भिड़ंत कैसे होती है, अर्थात जिस बात दक्षिण अफ्रीका की है, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग थाने की बात है। और आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद नीति काफी चलती थी, और श्वेत लोग, गोरे लोग अश्वेतों पर अत्याचार करते थे। अब जोहान्सबर्ग थाने की जो बात है, यहाँ पर उस थाने के क्षेत्र की बात है कि भ्रष्टाचार वहां पर क्या हुआ कि हिंदुस्तानी और चीनी जो व्यक्ति थी उनके साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था, बिना रिश्वत के उनका कोई कार्य होता ही नहीं था। लोगों ने गांधी जी से कहा, गांधी जी भी जब मानते थे कि हाँ वास्तव में ये अत्याचार होता है, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के अगर आपको लगता है कि रिश्वत बिना कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप उनके संबंधित कुछ प्रमाण दीजिए। गांधी जी प्रमाण जुटाने लग गए। प्रमाण जुटाने के पश्चात उन्होंने उनको, दोनों अपराधियों को सजा भी दिलवा दी और केस चला। लेकिन सजा मिलने के बाद में यहाँ पर क्या है कि जब उनको सजा के पश्चात केस हुआ, वकील और इस प्रकार चलते हैं ना, तो उस प्रकार उन केस में वो बरी हो गए। गांधी जी को इस समय बहुत बुरा लगा। बुरा किस बात में लगा कि अगर बुद्धि का उपयोग इस प्रकार के कार्यों में किए जाते हैं, अपराधी को बचाने में किए जाते हैं, तो बुद्धि से उनको एक तरह से नफरत हो गई कि इस प्रकार की बुद्धि का क्या फायदा। हम जानते हैं कि कोई भी जब केस लड़ता है, कोई भी अपराधी है, वह भी एक श्रेष्ठ वकील करता है, और बेगुनाह कई बार श्रेष्ठ वकील नहीं कर पाता, तो श्रेष्ठ वकील की वजह से कई बार वो केस जीत जाता है और निरपराध को सजा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसी बातें सोचकर गांधी जी को बहुत खराब लगा। लेकिन बाद में यहां पर उन्होंने जो बात कही कि उन पर एक अच्छी बात यह हो गई कि दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। इससे गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ गई और गांधी जी ने वहां पर एक तरीके से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और उनके धंधा अर्थात वकालत में वृद्धि होने लगी, क्योंकि गोरे लोगों के बीच में गोरों को सजा दिलाना एक महान और श्रेष्ठ कार्य है, एक बहुत बड़ा कदम था और ये गांधी जी ने किया, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब फिर उन्होंने एक विचार किया, लेकिन उनके मन में बात थी कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को रोजगार भी दिलवा दिया।
जो जिनको उन्होंने अपराध के कारण बर्खास्त करवाया था उनको फिर वापस रोजगार भी दिला दिया। उनके मन में ये विचार था कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, बुरे होते हैं उसके काम, और व्यक्ति का विरोध न करके उनके बुरे कामों का विरोध करना चाहिए। बुरे को नहीं, बुराई को खत्म करो, ये गांधी जी का सिद्धांत था। अब एक महत्वपूर्ण बात और कही थी गांधी जी ने कि हमेशा व्यवस्थाओं का विरोध होना चाहिए, व्यवस्थापक का नहीं है। क्योंकि व्यवस्थापक जो होता है, व्यवस्था करने वाला जो होता है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है, वो पद है, उसका सम्मान हमको बनाए रखना है। लेकिन अगर वो कुछ व्यवस्थाएं हमको पसंद नहीं है तो उन व्यवस्थाओं का हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन व्यवस्था बनाने वालों का या उस पद का, उस गरिमा को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। माना कि हम जैसे कोई भी बात है, सामान्य उदाहरण पे माने, अगर हम हमारे व्यवस्थापक कौन है परिवार में, हमारे पिताजी, अगर पिताजी के कोई कार्य अगर हमको पसंद नहीं आ रहे तो हम उन कार्यों को के बारे में अपनी विचार रख सकते हैं। पिताजी का अपमान करेंगे तो हमारा भी अपमान होगा, हमारा सम्मान कभी नहीं होगा अगर हमारे पिताजी का ही सम्मान नहीं है तो इस प्रकार इसका विरोध होना चाहिए, व्यवस्थाओं का विरोध होना चाहिए। अगर अच्छी रह लेंगे तो व्यवस्थापक का नहीं, ठीक है। पद की गरिमा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आत्मिक शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे गांधी जी के? अगला पॉइंट है आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा से तात्पर्य होता है आत्मा की शिक्षा। और गांधी जी मानते थे कि बालकों को शारीरिक और मानसिक शिक्षा के साथ साथ आत्मिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उनको धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मिक शिक्षा, धर्म का ज्ञान ये तो चौथे अवस्था में होना चाहिए। कौन सी अवस्था में होना चाहिए? चौथी अवस्था में। लेकिन गांधी जी मानते थे चौथी अवस्था से तात्पर्य 75 वर्ष की उम्र के बाद में। लेकिन गांधी जी मानते थे इस प्रकार की श्रेष्ठ शिक्षा को अगर हम चौथे आश्रम तक खींच के ले गए तो फिर लाभ क्या मिलेगा? अर्थात 75 वर्ष की उम्र में जाकर के वो धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अगर उसने प्राप्त किया तो समाज को क्या लाभ देगा? सारे जीवन तो उल्टे सीधे काम करते रहे और लास्ट में जाके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर दिया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। संसार को लाभ जब भी मिलेगा जब वो ज्ञान उसको, उस बालक को बचपन से ही उसको आध्यात्मिकता का, आत्मिक शिक्षा उसको दी जाए। अब प्रश्न ये आता है कि आत्मिक शिक्षा कौन दे, कैसे दी जाए? आत्मिक शिक्षा व्यक्ति वही दे सकता है जो स्वयं के अंदर, उसके अंदर वो बुराई नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वो खुद धूम्रपान करता हो और दूसरे शिष्यों से कहा जाए कि आप धूम्रपान छोड़ दीजिए, उस शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी में एक प्रसंग बताता हूं मैं कि एक महिला किसी संत के पास जाती है अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उसका बेटा गुड़ बहुत खाता था। तो इस बात के लिए वो संत के पास पहुंची। संत से उन्होंने ये कहा कि महाराज मेरा बेटा गुड़ ज्यादा खाता है। तो संत ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इसको 7 दिन बाद लेकर के आइए। महिला 7 दिन बाद पुनः गई। पुनः जाने के पश्चात संत ने वही बात कही कि आप इसको 7 दिन बाद लाइए। इस प्रकार 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकलने के पश्चात जब महिला गई तो संत से कहा कि महाराज ये तो गुड़ छोड़ता ही नहीं है। तो महाराज ने कहा, संत ने कहा कि हे बेटे, हे पुत्र, तुम गुड़ मत खाया करो। और पुत्र ने तुरंत मान लिया और गुड़ छोड़ दिया। महिला को रहा नहीं गया, आखिर ये बात क्या हुई? ये इतनी सी बात तो पहले दिन ही कह सकते थे, ये बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन्होंने पूछ लिया संत जी से कि महाराज आप बताइए, जो बात आप अब कह रहे हो ये बात तो आप महीने पहले भी कह सकते थे। तब संत जी का जो उत्तर था वही इस पाठ का प्रेरणा या वही इस पाठ का भाव प्रकट कर देगा। संत जी ने कहा कि हाँ, मैं कह सकता था, शुरुआत के दिन ही ये बात कह सकता था, लेकिन उस समय मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मैं स्वयं जिस चीज को कर रहा हूं उस चीज को मैं इसको छुड़वा नहीं सकता था, मेरी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी, उसको भी सतर्क रहना पड़ता है अपने शिष्य से, क्योंकि उसके आचरण, उसके संस्कार, उसके विचार बालक देखते हैं, बालक समझते हैं। इसलिए आत्मिक शिक्षा वही दे सकता है जो खुद अच्छा हो,
शिक्षा देने के लिए अगर हम खुद डरपोक है तो दूसरे को वीरता की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर ये बात आई है। अब देखो इस टॉलस्टॉय आश्रम में क्या था, एक विद्यार्थी बहुत उद्यम मचाता था, गांधी जी भी उससे परेशान हो गए और एक दिन तो उसने हद कर दी और गांधी जी ने उनको रूल की रख दी। अब रूल की दे मारी, इससे गांधी जी एक तरह से बहुत पीड़ित हुए। उनके मन में ऐसा लगा जैसे हाथ कांप रहे थे, वो इस तरह की स्थिति को देख करके बालक देख रहा था और बालक की आंखों में आंसू आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? बालक को ये देखा बालक ने कि मेरी वजह से जो गांधी जी है जिन्होंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, आज मेरी वजह से उनको ये कार्य करना पड़ा। उनको बहुत कष्ट हो रहा था बालक को। तो यहाँ पर उसने छात्र को, लेकिन एक बात और थी, ऐसा नहीं गांधी जी किसी के रखते हो, डंडे देते हो या कुछ करते हो, ऐसा नहीं था। गांधी जी दंड नीति के बिल्कुल खिलाफ थे। वो मानते थे किसी को दंडित करके उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार आत्मिक शिक्षा से ही किया जा सकता है। इसलिए उनको भी उस बात का पछतावा रहा कि मैंने उस बालक को क्यों पीटा। ठीक है, तो आत्मिक शिक्षा कौन दे सकता है? जो स्वयं श्रेष्ठ हो। पहले अपने अंदर सुधार करो, बाद में बालकों को ज्ञान दो। क्योंकि ज्ञान देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ये बहुत कठिन कार्य है। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो खुद के अंदर सुधार है वो दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दे सकता है। अब बात आती है शांति निकेतन। शांति निकेतन में क्या है कि गांधी जी जहां भी जाते थे कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ करके आते थे। तो यहाँ पर शांति निकेतन में वो गए तो वहां पर उनको एक बात अच्छी लगी कि वहां उपस्थित सभी लोग जो है आपस में पारिवारिक भावना से रहते थे, रिश्ते बनाते थे। कोई किसी को काका या मामा या नाना इस प्रकार के रिश्ते बना रखे थे। तो उन रिश्तों की भावना को देखकर वो प्रसन्न हुए। उसके साथ साथ वहां जो भोजन बनता था वह एक बेतनिक रसोईया आकर के भोजन बनाता था। गांधी जी ने सोचा, गांधी जी ने विचार रखा उनके समक्ष, क्यों नहीं ये रसोई का कार्य हम सब मिलकर के करें, इससे हमारे अंदर स्वावलंबन का भाव भी जगेगा और स्वावलंबन की भावना से निश्चित रूप से हमको आज़ादी की ओर भी ले जाएगी। तो गांधी जी का विचार सबको अच्छा लगा। सबने अपने अपने हाथों से ही सहयोग करके और भोजन निर्माण के कार्य में सहयोग दिया और एक तरीके से गांधी जी कुछ ही दिनों में वहां पर घुल मिल गए। इतने घुल मिल गए और अपनी अमिट पहचान वहां पर छोड़ के आ गए। तो इस प्रकार की बातों को देख करके एंड्रूज ने तो इस प्रकार भी कह दिया था कि आपको नहीं लगता कि गांधी जी, आपको नहीं लगता कि आप एक दिन सत्याग्रह की ओर बढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, गोखले जी ने मुझे वचन दिलवाया था, वादा करवाया था कि 1 वर्ष मुझे केवल भारत में घूमना है, मुझे किसी सार्वजनिक सभा में या आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना है, इसलिए मैं जब तक अभी 1 वर्ष केवल घूमूंगा। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही और निश्चित रूप से 1 वर्ष जब गांधी जी देश में घूमेंगे तो सबको अपना आप बना ही लेंगे। और गोखले जी ने भी कहा कि आप सत्याग्रह से ज्यादा दूर नहीं रहोगे, निश्चित रूप से आप आजादी में सक्रिय भाग लोगे। तो ये शांति निकेतन की बात है। वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दे के आए हो? स्वावलंबन की, अपना काम खुद करने की, अपना कार्य जो है अपने हाथों से करने की प्रेरणा दे के आए। अब रहा खादी का जन्म। देखो ये मानते थे कि खादी के जरिए ही देश को आजाद, चरखा ही देश को आजादी की ओर बढ़ा सकता है और खादी के जरिए देश की कंगालियत मिट सकती है। अब कंगालियत का मतलब भुखमरी और जो है ये सब बातें, हम अगर स्वरोजगार मिल गया, सबको लोगों को रोजगार मिल गया, अपने कमाने का साधन मिल गया, तो लोग अपने आप ही देश के प्रति भावना उनके मन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम उपयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। इसके लिए वो करगा लाए। अब करगा में क्या हुआ कि करगा प्रारंभ करने में उनको एक दिक्कत आई। करगा तो आ गया आश्रम में, लेकिन चलाए कौन उसको, ये भी एक समस्या थी।
तो करगा चलाने के लिए कहीं से यहाँ पर परेशान है, काठियावाड़ से के पालनपुर से यहाँ पर कुछ व्यक्ति को बुलाया गया जो करगा जानता था। उसने करगा सिखा तो दिया लेकिन पूर्ण ज्ञान उसने नहीं दिया। लेकिन मगनलाल गांधी उसने उस ज्ञान को भली प्रकार से समझ लिया और अन्य आश्रम वासियों को भी उन्होंने सिखा दिया। लेकिन समस्या ये हो रही थी कि करगा सीखने के पश्चात भी जो सूत है वह तो विदेशी मिलों का ही काम में लिया जा रहा था। और बात वही है क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे आपको पता है कि यहाँ से हमारा कच्चा माल लेकर के उसे महंगे दामों में हमको ही बेच देते। अब करगे से वस्त्र सिलना ये तो प्रारंभ हो चुका, लेकिन सूत तो विदेशी मिलों का है। तो फिर आधी स्वतंत्रता हुई है तो आधा कार्य हुआ, आधा स्वदेशी हुआ। तो विचार आया कि क्यों ना सूत भी हमारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी मशीनें, हमारी मिल इस प्रकार का बारीक और महीन सूत नहीं काट सकती है। तो इसके लिए हमको कोई चरखा ऐसा हो या चरखा चलाने, तो चरखे का विचार आया। तो चरखे का विचार आते हैं फिर वही दिक्कत कि आखिर चरखा कौन चलाना सिखाए, क्योंकि अपना सूत होगा तो निश्चित रूप से स्वदेशी की तरफ हम पूरी तरह से बढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अपने सूत से काटना कुछ मिस्त्री या कारीगर भी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? उनको लगता था कि इस प्रकार के वस्त्र कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन इन्होंने वचन दिया कि नहीं हम बिकवाएंगे। तो इस प्रकार ये उसके अवैतनिक एजेंट भी बन गए। अब यहाँ पर चरखा सिखाने के लिए कालिदास वकील द्वारा एक सिखाने के लिए गंगाबाई को लाना, और गंगाबाई जिसने हमेशा अस्पृश्यता, छुआछूत इसका विरोध किया और सक्रियता से आंदोलन में भाग ली, तो निश्चित रूप से इनको लगा कि गंगाबाई ने चरखा चलाना सबको सिखाया, सूत काटना सिखाया। और ऐसा लगा गांधी जी को भी जैसे नल को दमयंती की खोज पूरी हो गई हो, और इस प्रकार ये खादी का जन्म हुआ। तो खादी के जन्म के साथ साथ ये समस्त प्रसंग हमने पढ़े, इन सब प्रसंगों में यही स्पष्ट होता है कि गांधी जी किस प्रकार जीवन में संघर्षशील थे और जहां भी जाते थे सबको अपना बना लेते थे। ऐसी महानतम विभूति से निश्चित रूप से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये पाठ आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।